हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पार्ट 20 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों रुपए की आत्मकथा। इस पार्ट के हम आज प्रश्नोत्तरों को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पार्ट को अच्छे से समझा था बच्चों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों, अब देखते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को। इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है बच्चों, वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प वाले प्रश्न करना है। तो इसमें जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है वैदिक युग में रुपए का नाम क्या था। तो जब वैदिक युग था बच्चों, आज से 4 से 5 हजार साल पहले की बात है, जब उसे हम वैदिक काल कहते थे बच्चों, तो उसमें रुपए को हम किस नाम से जानते थे। तो हमने जैसा कि पाठ में देखा था कि उसमें उस काल में हम रुपए को रुपये कम इस नाम से जानते थे। अर्थात ये सा नंबर वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला जो खा नंबर वाला सही विकल्प का प्रश्न है बच्चों, वो है सन 1957 के पूर्व रुपए में होते थे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते थे, ये इसमें प्रश्न पूछा है। तो 1957 से पूर्व 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। जैसा कि अभी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मतलब 1 रुपए बराबर 100 पैसे। लेकिन उस टाइम पे मतलब 1957 से पहले 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। तो इसका जो बा नंबर वाला विकल्प है बच्चों 64 पैसे, ये आपका सही हो जाएगा। अब अगले सही विकल्प वाले प्रश्न को देख लेते हैं। खा नंबर वाला प्रश्न है रुपए के नए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तो रुपए के नए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक की लिपि जो है वो है बच्चों देवनागरी। ठीक है, यानी इस तरीके का एक नया अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बना है अपने यहाँ। इस प्रतीक ने हमारे जो रुपए को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवा दी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो पहले नंबर का रिक्त स्थान है का नंबर का, वो है रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैश ने किया था। तो जो रुपया शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था बच्चों, वो शेरशाह सूरी नामक शासक ने किया था। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा शेरशाह सूरी। ये इन्होंने सबसे पहले रुपया शब्द का प्रयोग किया था। खा नंबर वाला रिक्त स्थान है बच्चों, ये है रुपए का दशमलीकरण सन डैश में किया गया। तो रुपए का दशमलीकरण सन 1957 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1957 यानी 1957 ईस्वी में किया गया था बच्चों दशमलीकरण। मतलब 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए को 100 पैसे में बांट दिया गया। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, उनके उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में देना है। तो जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है शेरशाह सूरी के कार्यकाल में रुपए का वजन कितना था। इनके जो कार्यकाल में बच्चों वो रुपए चलते थे, वो चलते थे कैसे, चांदी के। ठीक है, तो उसका जो वजन था बच्चों, तो वो अगर हम ग्रेन में मापें तो 178 ग्रेन। अगर हम इसी का वजन निकालें ग्राम में तो ये 11.5 ग्राम। तो ये अलग अलग मापक हैं बच्चों, ग्रेन और ग्राम। ठीक है, तो अगर 178 ग्रेन को हम बदलें ग्राम में तो वो लगभग कितना आता था, 11.5 ग्राम के बराबर। तो इतना एक सिक्के का वजन हुआ करता था। जो खा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है रुपए को कागज के एक और किस बैंक ने मुद्रित किया था। तो रुपए फिर क्या है, हमारे देश की मुद्रा को कुछ बैंकों ने कागज पे छापना स्टार्ट किया बच्चों। ठीक है, तो बहुत सारी बैंकों ने तो रुपए जो कागज की मुद्रा थी दोनों तरफ उन्हें छापा था। लेकिन एक बैंक ऐसी थी जिसने एक ही तरफ उसे छापा था, दूसरी साइड उसकी कागज की मुद्रा की खाली छोड़ी थी। ठीक है, तो वो बैंक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल। इस बैंक ने जो मुद्रा थी उसे एक ही तरफ छापा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, रुपए को कागज के एक ओर
बैंक ऑफ बंगाल ने मुद्रित किया था। ठीक बच्चों, जो ग नंबर का प्रश्न है वो है प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो जैसा कि हम अभी के सिक्कों को रुपए नाम से जानते हैं, तो पहले के समय में, बहुत काफी टाइम पहले की बात है, उस समय में इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे बच्चों सिक्कों को रुपये कम के नाम से जाना जाता था, रुपये कम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है रुपए के नए अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की डिजाइन किसने की थी। तो जो रुपए की नई डिजाइन बनी थी, ठीक है, इसके चिन्ह की नई डिजाइन बनाई थी इस तरीके से। तो ये चिन्ह किसने डिजाइन की थी, उनका क्या नाम था। तो ये थे बच्चों भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थापक श्री उदय कुमार जी, इन्होंने ये डिजाइन दिया था। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। अब जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनके उत्तर हमें कुछ बड़े देना है। ठीक है, उन्हें उनका ज्यादा वर्णन करके उनका उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है वो है हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में रुपए को किस नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में रुपए बोला जाता है भारतीय मुद्रा को, तो और भी हमारे भारत की जो भाषाएं हैं उसमें रुपए को किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे प्रश्न किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि गुजरात में रुपए को रुपयो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रुपयो। ठीक है, कन्नड़ भाषा में रुपाई, मलयालम में रुपा और मराठी में रुपए नाम से जाना जाता है। मतलब बिल्कुल रुपए जैसे समान वर्ड यूज किए जाते हैं और भी भाषाओं में भारतीय, जैसे कि हमने प्रश्न के उत्तर में देखा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खा नंबर का प्रश्न है बच्चों, ये है दशमलवीकरण के पूर्व रुपए को किस प्रकार विभाजित किया जाता था। तो दशमलव, जैसे कि अभी दशमलव पद्धति चल रही है बच्चों, 1 रुपए को 100 पैसे के बराबर माना जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले रुपए को किस पद्धति द्वारा जाना जाता था। ठीक है, तो रुपए को आने, पैसे और पाई में बांटा जाता था। ठीक है, तो 1 रुपए को आने, पैसे और पाई में बांटा जाता था दशमलवीकरण से पहले। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो गा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है वर्तमान में किन किन देशों की मुद्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं बच्चों जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक देखे जाते हैं, जो कि है ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य है। ठीक है, हमारे यहाँ का जो प्रतीक है रुपए का, वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य है। तो उन देशों को हम देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन से ऐसे देश हैं। तो बच्चों हम उन देशों को देख लेते हैं जिनकी मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य है और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे अमेरिकी डॉलर, अमेरिका का अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य है। और इसका प्रतीक चिन्ह बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस तरीके का डॉलर का। ठीक है, यूरोपीय संघ का यूरो, ठीक है, यूरोपीय संघ का यूरो वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मान्य है और इसका प्रतीक इस तरीके का होता है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं और क्लियर बना देता हूँ। ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड, ठीक है, ब्रिटेन देश का पाउंड और इसका प्रतीक चिन्ह ये है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जापान का येन और इसका प्रतीक चिन्ह ये है। और हमारे बच्चों जो अब प्रश्न क्रमांक 5 है वो है सोचिए और बताइए। इसमें जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उनका उत्तर हमें अपने विवेक के आधार पर देना है। उनका उत्तर हमें पाठ में नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारी जितनी सोचने समझने की क्षमता है उस आधार पे इनके उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन कैसे होता होगा। तो जब रुपया प्रचलन में नहीं था, जो हम पैसे जो यूज करते हैं लेन देन के लिए वो प्रचलन में नहीं थी, तो हम खरीदना या बेचना वस्तु का कैसे करते होंगे। तो उस टाइम पे बच्चों खरीदना या बेचना वो वस्तु के बदले वस्तु का खरीद फरोख्त होता था। जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है और एक मोबाइल है, तो मुझे
अगर मोबाइल चाहिए तो मुझे इसके बदले में ये पेन देना होगा, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि है ना ये जो मोबाइल है वो महंगा है और है ना कहते हैं पेन सस्ता है, तो इसके बदले ऐसी कोई वस्तु लेके आना पड़ती थी मुझे अगर मोबाइल चाहिए कि वो इसकी कीमत की हो, तब ये वस्तु में वो जो प्रचलन था वो वस्तु विनिमय कहलाता था बच्चों। ठीक है, तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था, इस आधार पे जो व्यापार होते थे वो होते थे बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने अपनी सोच समझ से इसका उत्तर लिख दिया बच्चों, आप अपनी सोच समझ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन देन वस्तुओं द्वारा होता होगा, अर्थात यदि हमें कोई वस्तु लेना है तो उसके बदले दूसरी वस्तु देना होती होगी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना पड़ती थी, तो वस्तुओं के द्वारा लेन देन होता था। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, ये है रुपए को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं। यानी जो पहले जो हमारी जो मुद्रा थी वो सिक्कों के रूप में थी। ठीक है, चाहे वो चांदी के सिक्के हो, सोने के सिक्के हो, तांबे के सिक्के हो, चाहे किसी धातु के सिक्के हो, सिक्कों के रूप में थी। लेकिन सिक्कों के रूप में होने से हमें बहुत सारी हानियां भी थी। एक हानि ये थी कि सिक्कों में वजन बहुत होता है। अगर हम 1000 रुपए की सिक्के देखें बच्चों, बहुत ज्यादा वजनदार होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, वहीं दूसरी बात क्या है, 1000 रुपए के सिक्के कहीं लेके जाएंगे तो दूसरे जो चोर ठग वगैरह है वो आसानी से हमें जज कर लेंगे कि इसके पास जरूर इतना पैसा है। ठीक है, वहीं हम 1000 का नोट देखें, 1000 का, 2000 का, वो आसानी से हम घड़ी करके अपने जेब में रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह तक कागज के नोटों को ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि चोर वगैरह को पता नहीं चलेगा कि इस पे 2000 रुपए रखे हैं, तो चोरी वगैरह का भी डर नहीं रहेगा। तो ये हमें कुछ आसानी हुई जो मुद्राएं हमारी उसको कागज पे छापने से। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा, रुपए को कागज पर मुद्रित करने से मुद्रा का भार कम हो गया। ठीक है, क्योंकि धातु में ज्यादा वजन होता है बच्चों, कागज में कम होता है, अतः मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में आसानी होती है। यदि किसी कारण से मुद्रा नष्ट होती है तो शीघ्र ही छपाई करके मुद्रा की भरवाई भी की जा सकती है। अगर मुद्रा मान लो कि ना बहुत सारे हमारे जो नोट है वो जल जाते हैं या फिर किसी त्रासदी से नष्ट हो जाते हैं, तो हम है ना उसकी भरपाई के लिए आसानी से और कागज के नोट छापकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। वहीं है ना हमें जो धातु के सिक्के होते हैं उन्हें बनाने में टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि उससे बनाने में कागज की छपाई की तुलना में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, यदि आप विदेश जाते हैं तो क्या भारतीय रुपया वहां चलेगा। चलेगा, क्योंकि हमारे जो रुपया है उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे माना गया है। ठीक है, इसलिए हमारा भारतीय रुपया वहां चलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखेंगे, विदेश जाने पर अब वहां भी भारतीय रुपया चलेगा, क्योंकि अब रुपए ने भी डॉलर, पाउंड और यूरो की तरह अंतरराष्ट्रीय पहचान बना ली है। ठीक है, तो वहां भी हमारा जो भारतीय रुपया है वो चलेगा, क्योंकि हमारे भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 6 है, ये है अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ भी हमें अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर देना है, मतलब अपने विवेक से इनके उत्तर देना है। तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है, यदि रुपए का प्रचलन न होता तो क्या होता। वही बात है बच्चों, रुपए का प्रचलन नहीं होता तो क्या होता, वस्तु के बदले वस्तु देना पड़ती, जो कि बहुत ज्यादा कठिन होती, क्योंकि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, जो कि आसान काम नहीं है। दूसरी बात क्या है, वस्तुओं का समान वैल्यू, समान मूल्य निर्धारित करना। जैसे कि मैंने आपको मोबाइल और पेन वाला उदाहरण दिया था। ठीक है, तो वो वस्तु विनिमय में कहीं ना कहीं कठिन था, इसलिए तो हम मुद्रा को विनिमय के लिए यानी कि खरीद फरोख्त के लिए लेकर आए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यदि रुपए का प्रचलन न होता तो वस्तुओं के खरीदने और बेचने में बड़ी कठिनाई होती। कठिनाई क्यों होती, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु को देने का प्रचलन होता, जो कि बहुत कठिन प्रक्रिया है। जैसे वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह
लाना ले जाना पड़ता, और यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक कीमती हो तो दोनों वस्तुओं में लेन देन नहीं हो पाता। ठीक है, जो कि मैंने आपको मोबाइल और पेन वाला उदाहरण दिया था, तो वो चीज संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों खा नंबर का, ये है यदि कागज पर रुपए के छापने की शुरुआत नहीं होती तो क्या होता। तो सिक्के चलते, कागज नहीं होता, कागज के नोट नहीं होते, सिक्के चलते। वो सिक्के चलते तो वो बहुत ज्यादा भारी होते, और भारी होने के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना मुश्किल होता। ठीक है, और बहुत सारी कठिनाई आती बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे, यदि कागज पर रुपए के छापने की शुरुआत नहीं होती तो सिक्कों का बोझ लादकर बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाना पड़ता। ठीक है, अब अगला प्रश्न है वो है भाषा की बात। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हमें क्या करना है कि उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, और लिखना है। तो उच्चारण करके मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इनका उच्चारण करना है, और लिख आप लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला शब्द है वो है बच्चों अस्तित्व, दूसरा है प्रणाली, तीसरा है प्रतीक, चौथा है उल्लेख, पांचवा है शुल्क। इस तरीके से आपको उच्चारण करना है और फिर इनको लिख लिख कर भी देखना है। अब बच्चों भाषा की बात कर हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जो है ईए। ईए प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए बच्चों, जैसे भारत, यूरोप, स्वर्ग, शासक। तो इनमें ईए प्रत्यय हमें जोड़ना है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जोड़ता है और एक नया शब्द बनाता है, और ये शब्द जोड़कर हमें ये प्रत्यय जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। जैसे हम भारत में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय। ठीक है, एक नया शब्द बन गया भारतीय। इसी तरीके से यूरोप में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यूरोपीय। ठीक, स्वर्ग में हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्वर्गीय। शासक में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा शासकीय। इस तरीके से आप ये प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना सकते हो बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए बच्चों, उन शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है। वाक्य ऐसा बनाना है जिसमें कि उन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है हमारा वो है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक शब्द वाक्य बनाया बच्चों। ठीक है, दी गई कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पर हम इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हुआ है। आप भी इसी तरीके से और भी वाक्य बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो है सिक्का। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में पहले सिक्कों का चलन था। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्का, सिक्के आ गया। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्रता। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग हो गया। मुद्रा, भारतीय मुद्रा में अब कागज के नोटों का प्रचलन हो गया है, तो यहाँ पर मुद्रा आ गया। ठीक है, शासन, भारत में अब भारत के लोगों का शासन है। ठीक है, तो यहाँ पर शासन का प्रयोग हो गया। इस तरीके से आप इन शब्दों के वाक्य बना सकते हैं, आप भी अपनी मर्जी से। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिख रहे हैं, इनके हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है शिक्षार्थी। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा शिक्षा धन अर्थी। शिक्षा धन अर्थी, इस तरीके से। दूसरा शब्द है वो है कवीश्वर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा कवि धन ईश्वर।
तीसरा है नदीस, इसका हो जाएगा नदी धन ईस। चौथा शब्द है बच्चों भानुदय, तो ये हो जाएगा भानु धन उदय। पांचवा शब्द है महात्मा, तो ये बनेगा महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। छठा शब्द है बच्चों परीक्षार्थी, तो इसका संधि विच्छेद होगा परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।